जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज आपके लिए अगला संभाग अर्थात जबलपुर संभाग। तो जबलपुर संभाग में पहला जिला पर उठा रहे हैं जबलपुर जिला। तो दोस्तों बताएंगे कि जबलपुर को क्यों कहते हैं संस्कार राजधानी, किसने कहा संस्कार राजधानी, क्यों कहते हैं न्याय की राजधानी, क्यों कहते हैं इसे ऐतिहासिक नगरी। तो बने रहिएगा दोस्तों आप हमारे साथ, क्योंकि जबलपुर जिला के महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जितने भी तथ्य बन सकते हैं उन पर अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये जबलपुर की पहली क्लास जबलपुर जिला। तो बात करते हैं पहले छोटे छोटे प्रश्नों से कि जबलपुर का क्षेत्रफल। याद रखिएगा दोस्तों कि जबलपुर का अपना क्षेत्रफल क्या होगा। तो जबलपुर का क्षेत्रफल होगा 5211 वर्ग किलोमीटर। क्या होगा दोस्तों? 5211 वर्ग किलोमीटर, यानी 5211 वर्ग किलोमीटर, यानी 5211 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखने वाला जबलपुर संभाग का पहला जिला। क्लियर? बात करेंगे दोस्तों प्राचीन नाम। किसकी बात करेंगे? प्राचीन नाम। कि जबलपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी भी था, तेवर भी था और महाकौशल भी था। यानी अपन ने बात की जबलपुर के प्राचीन नामों की, तो हमने पहले बात की है कि जबलपुर का क्षेत्रफल कितना है। तो 5211 वर्ग किलोमीटर। फिर बात की कि जबलपुर का प्राचीन नाम। तो याद रखिएगा दोस्तों, जबलपुर का जो प्राचीन नाम है वह एक नाम त्रिपुरी है, एक तेवर है और इसी को महाकौशल भी कहते हैं। यानी प्राचीन समय में जबलपुर को त्रिपुरी, तेवर और महाकौशल के नाम से जाना जाता था। अब बात करेंगे उपनामों की। किसकी बात करेंगे? उपनाम। यानी जबलपुर के उपनाम, यानी जबलपुर को किस किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसी को अपन कहेंगे न्यायिक राजधानी। क्या कहेंगे? न्यायिक राजधानी। क्लियर? कि जबलपुर को किस किस नाम से जाना जाता है? तो न्यायिक राजधानी। और क्या कहेंगे दोस्तों? इसी को कहेंगे अपन संस्कार राजधानी। क्या कहेंगे दोस्तों? संस्कार राजधानी। और क्या कहेंगे दोस्तों? इसी को कहेंगे आम का जिला। क्या कहेंगे? आम का जिला। यानी जो अपना जबलपुर है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसे न्यायिक राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायिक राजधानी कहते हैं। इसी को संस्कार राजधानी कहते हैं। इसी को आम यानी मैंगो डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, आम का जिला कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं ऐतिहासिक नगरी। क्या कहते हैं दोस्तों? ऐतिहासिक नगरी। यानी जबलपुर को एक नाम और से जाना जाता है और वो है ऐतिहासिक नगरी। फिर कई प्रकार के नाम है, जैसे संगमरमर नगरी। तो दोस्तों अपन आगे क्लियर करने वाले हैं, अभी मुख्य तत्व पर अपन बात कर रहे हैं कि जबलपुर के उपनाम क्या है। तो न्यायिक राजधानी कहते हैं, संस्कार राजधानी कहते हैं, मैंगो जिला कहते हैं और ऐतिहासिक नगरी भी कहते हैं। बात करेंगे जबलपुर में तहसीलों की कि जबलपुर में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो दोस्तों जबलपुर में 7 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें हैं। 5 और 2 7। तो कुल कितनी तहसीलें हैं? तो याद रखिएगा 7 तहसीलें हैं। बात करेंगे विकास खंडों की कि जबलपुर में कुल कितने विकास खंड हैं। तो याद रखना है तहसीलें कितनी बताई? 7, लेकिन विकास खंड कितने हैं? तो विकास खंड है 8। यानी जबलपुर में 7 तहसीलें हैं, 8 विकास खंड स्थित हैं। बात करेंगे दोस्तों नदी के किनारे। नदी के किनारे यानी जो जबलपुर मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, वो किस नदी के किनारे? तो दोस्तों याद रखिएगा वह है नर्मदा नदी के किनारे।
नर्मदा जो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर और जो मध्य प्रदेश में बहती है 1077 किलोमीटर, और यही भारत देश की 5वीं बड़ी नदी कहलाती है, 5वीं बड़ी नदी कहलाती है। और इसी नर्मदा नदी के किनारे कौन? आपका अपना जबलपुर स्थित है। कौन स्थित है? अपना जबलपुर स्थित है। किस नदी के किनारे? तो याद रखना दोस्तों, हमारा जो जबलपुर है वह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जबलपुर का नाम जबलपुर पड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी जबलपुर का नाम जबलपुर क्यों पड़ा? प्रश्न देखिए, जबलपुर का नाम जबलपुर क्यों पड़ा? तो याद रखिएगा, जबलपुर जवाल ऋषि, यानी एक ऋषि हुए और जिनका नाम क्या था? जवाल। क्या नाम था? जवाल ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम जबलपुर पड़ा। क्लियर हुआ दोस्तों? हमने क्या बात की कि जबलपुर का नाम जबलपुर क्यों पड़ा? तो हमने बताया कि यहाँ एक ऋषि हुए, एक महात्मा हुए, एक सन्यासी हुए और जिनका नाम था जवाल ऋषि। क्या नाम था? जवाल ऋषि। तो जबलपुर जवाल ऋषि की तपोभूमि थी, इसीलिए जवाल ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया जबलपुर। तो क्लियर कि जबलपुर का नाम जबलपुर क्यों पड़ा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जबलपुर का नाम जबलपुर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की एक ऋषि हुए, एक महात्मा हुए और जिनका नाम था जवाल ऋषि, तो उन्हीं के नाम पर उसका नाम रख दिया गया आपका जबलपुर। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कहलाता है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो मध्य प्रदेश का 10 संभागों में से एक संभाग, यानी आपका जो जबलपुर है वह जिला भी है, संभाग भी है, तहसील भी है, नगर भी है और मध्य प्रदेश के 6 महानगरों में से एक महानगर भी है। तो हम क्या बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा किसकी दृष्टि से? एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कहलाता है। क्षेत्रफल की, अब पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन सा है? तो जबलपुर है। पॉपुलेशन की दृष्टि से इंदौर है सबसे बड़ा संभाग, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन है? तो जबलपुर। और दोनों में 8 जिले स्थित हैं। तो तहसीलें कितनी हैं जबलपुर में? आपकी 7 तहसीलें हैं। विकासखंड कितने हैं? तो 8। किस नदी के किनारे है जबलपुर? नर्मदा नदी के किनारे। और जबलपुर का नाम जबलपुर क्यों पड़ा था? क्योंकि हमने बात की थी कि यहाँ एक ऋषि हुए जिनका नाम था जवाल ऋषि और उसी ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम पड़ा था जबलपुर। क्या पड़ा था? जबलपुर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला। याद रखिएगा दोस्तों, 81.1%, यानी लगभग 81%। यदि प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के सबसे 52 जिलों में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सबसे शिक्षित जिला, एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा दोस्तों सबसे शिक्षित जिला कौन है? याद रखना है कि जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला है और जहाँ की
साक्षरता दर है 81.1% और ये आंकड़े होंगे दोस्तों 2011 के, क्योंकि दोस्तों 2021 के अभी तक आंकड़े नहीं आए हैं, क्योंकि कोरोना काल के कारण जो आपकी डिजिटल जनगणना होनी थी वह अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसीलिए 2011 में अगर जनगणना की बात करते हैं तो 81.1% थी आपकी जबलपुर की साक्षरता दर, और यह मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सबसे शिक्षित जिला था। तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में कि अगर यह मध्य प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला है तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे अशिक्षित जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर कमेंट कीजिए और बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे अशिक्षित जिला कौन सा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिसकी स्थापना 1964 यानी 1964 में की गई। यदि आता है कि मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय और जिसका नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब की जा रही है, 1964 यानी 1964 में। वह कहाँ स्थापित किया गया, अपने जबलपुर में। यानी मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय सन 1964 में जबलपुर में स्थापित किया गया और जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1957 में, कब, 1957। हमने बात की दोस्तों कि जबलपुर में, याद रखिएगा, अपने जबलपुर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। क्या नाम है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, और जिसकी स्थापना कब की जा रही है, जिसकी स्थापना की जा रही है 1957 में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, क्या 1957 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? क्या उस समय उसका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ही था? तो नहीं दोस्तों, 1983 से पहले, कब की बात हो रही है, 1983 यानी 1983 से पहले इस विश्वविद्यालय को जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे, इस विश्वविद्यालय को जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1983 के बाद इसे कहा जाने लगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। जैसे आपको दोस्तों मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय सागर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया है, सागर में, जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और जिसकी स्थापना हो रही है 1946 यानी 1946 में। तो जब उसकी स्थापना हुई थी उस समय उसे डॉक्टर हरि सिंह गौर नहीं कहते थे, उसे कहते थे सागर विश्वविद्यालय। तो उसको हरि सिंह गौर कब कहा गया, तो 1983 में। तो दोस्तों उसी प्रकार से याद रखना है कि जब इसकी स्थापना की गई थी जबलपुर विश्वविद्यालय की, तो 1957 में की गई और उसी विश्वविद्यालय का नाम चेंज कर दिया गया 1983 में यानी 1983 में, और इसे कहा जाने लगा आपका क्या, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। क्लियर। क्या कहा जाने लगा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। और कब से कहा जाने लगा, तो 1983 यानी सन 1983 से। कब से कहा जाने लगा, सन 1983 से। अगला एक महत्वपूर्ण, जबलपुर में
जबलपुर में 13 देशीय व 15 विदेशीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है। क्लियर है दोस्तों? हमने क्या बात की यहाँ पर कि जो अपना जबलपुर जिला है, याद रखिएगा दोस्तों, तो जबलपुर में 13 देशी समझ रहे हैं ना दोस्तों, 13 देशीय और 15 विदेशीय भाषाओं यानी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, 15 भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर 13 देशीय और 15 विदेशीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है, तो दोस्तों याद रखना है वह होगा अपना जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहाँ पर 13 देशीय और 15 विदेशी भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में धर्मशास्त्रीय विधि विश्वविद्यालय। याद रखिएगा दोस्तों, क्या बात की है कि जबलपुर में, कहाँ की बात कर रहे हैं, जबलपुर में धर्मशास्त्रीय विधि विश्वविद्यालय की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई। क्या की गई है, स्थापना। यदि आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर धर्मशास्त्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो दोस्तों वह होगा अपना जबलपुर। कौन होगा, जबलपुर। क्लियर है दोस्तों? तो जबलपुर में धर्मशास्त्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की क्या की गई दोस्तों, विश्वविद्यालय की क्या की गई है, स्थापना की गई। क्या की गई है, स्थापना। यानी जो मध्य प्रदेश का जिला है जबलपुर, यहाँ पर आयुर्विज्ञान, याद रखिएगा दोस्तों, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की क्या की गई है, स्थापना की गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। और दोस्तों लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, हम बात करेंगे जबलपुर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलें तो बात करेंगे जबलपुर के आगे के बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई है। क्लियर दोस्तों? यदि आता है कि जबलपुर में कौन सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखना है जबलपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना भी की गई है। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र
बोस मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की कि जबलपुर में, याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ की बात कर रहे हैं? जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल विश्वविद्यालय, पहले केवल कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था, अब इसे बना दिया गया विश्वविद्यालय। तो मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यदि आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों अपने जबलपुर में। कहाँ पर स्थित है? अपने जबलपुर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय स्थापित किया गया है। क्लियर है दोस्तों? जो अपना जबलपुर जिला है ना दोस्तों, तो क्या बात, पहले प्रश्न समझे दोस्तों कि जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? किसान की। किसान विद्यालय स्थापित किया गया। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर पहला किसान विद्यालय स्थापित किया गया है, तो अपना जबलपुर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में थल सशस्त्र सेना विद्यालय की स्थापना की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की है कि जबलपुर में, कहाँ की बात कर रहे हैं? जबलपुर में थल सशस्त्र सेना विद्यालय। कौन सा विद्यालय दोस्तों? थल सशस्त्र सेना विद्यालय। यानी जबलपुर में थल सशस्त्र सेना विद्यालय की क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो जो अपना मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला है, वहां पर कौन सा, मतलब थल सशस्त्र सेना विद्यालय की स्थापना की गई है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में महिला NCC, इसका मतलब होता है नेशनल कैडेट कोर। क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर। यानी जबलपुर में महिला NCC कॉलेज की स्थापना की गई है। क्लियर दोस्तों? क्या बात करने जा रहे हैं कि जो जबलपुर है, अपना मध्य प्रदेश का जिला जबलपुर में महिला NCC कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है कि महिला NCC कॉलेज अपने जबलपुर में स्थापित किया गया है। महिला NCC यानी फीमेल नेशनल कैडेट कोर, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो अपने जबलपुर में स्थापित किया गया है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण एक तथ्य, जबलपुर में देश की पहली सुगम लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, जो नेत्रहीन बच्चों के लिए है।
हम क्या बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का जिला है जिसका नाम है जबलपुर। देश की पहली यानी भारत की पहली लाइब्रेरी होगी और जिसका नाम है सुगम लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी? यानी भारत की पहली लाइब्रेरी जिसका नाम है सुगम लाइब्रेरी की स्थापना की गई है और जो किससे संबंधित है? नेत्रहीन बच्चों से यानी अंधे बच्चों से संबंधित है। सुगम लाइब्रेरी वह कहाँ पर स्थापित की गई है? वह स्थापित की गई है अपने जबलपुर में। कहाँ पर स्थापित की गई है? अपने जबलपुर में स्थापित की गई है सुगम लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी? यानी सुगम लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की गई है? तो जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में स्थापित की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जबलपुर में रानी दुर्गावती महल, संग्रहालय, किला और समाधि। याद रखिएगा, हमने क्या बात की है कि जो मध्य प्रदेश का जिला है जैसे अपन कहा जबलपुर, क्या कहते हैं दोस्तों? जबलपुर। तो जबलपुर में रानी दुर्गावती का महल भी स्थित है, रानी दुर्गावती का संग्रहालय भी स्थित है। क्या स्थित है? संग्रहालय भी स्थित है। रानी दुर्गावती का किला भी स्थित है और रानी दुर्गावती की समाधि। यानी जबलपुर में रानी दुर्गावती का महल, रानी दुर्गावती का संग्रहालय और रानी दुर्गावती का किला स्थित है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बना करता है दोस्तों कि जो समाधि की बात करते हैं कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? जबलपुर में। लेकिन कभी प्रश्न आता है किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे। किसके किनारे? नर्मदा के किनारे। किसके किनारे? नर्मदा के किनारे। यानी किसकी समाधि नर्मदा के किनारे है? तो याद रखिएगा वह है रानी दुर्गावती की समाधि। और यह कहाँ पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह जबलपुर के बरेला गांव में। कहाँ पर? जबलपुर के बरेला गांव में। यानी रानी दुर्गावती की जो समाधि है वह जबलपुर के बरेला गांव में। कहाँ पर है? बरेला गांव में है। और ये किसके किनारे है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे है। और वहीं पर रानी दुर्गावती महल है। याद रखिएगा महल कहाँ पर है? जबलपुर में। संग्रहालय कहाँ है? जबलपुर में। किला कहाँ है? जबलपुर में। और समाधि भी कहाँ है? जबलपुर में। तो रानी दुर्गावती से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अभ्यारण्य की। तो अभ्यारण्य कहाँ है? वो अपना दमोह में है। कहाँ पर है? दमोह में है। लेकिन महल कहाँ है? संग्रहालय कहाँ है? किला कहाँ है? जबलपुर का मतलब समाधि कहाँ है? तो ये सब है जबलपुर में। कहाँ पर? अपने जबलपुर में। क्लियर? अगला एक महत्वपूर्ण बात करेंगे जबलपुर स्थित भेड़ाघाट। याद रखिएगा दोस्तों जबलपुर स्थित भेड़ाघाट संगमरमर। कौन सा? श्वेत संगमरमर। किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों? श्वेत संगमरमर। यानी जबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा, भेड़ाघाट। किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो जबलपुर स्थित भेड़ाघाट किसकी बात कर रहे हैं? भेड़ाघाट सफेद संगमरमर के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद संगमरमर के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर है दोस्तों? कौन? भेड़ाघाट। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भेड़ाघाट में बंदर कूदनीय प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। हमने क्या बात की कि दोस्तों जो भेड़ाघाट है, याद रखिएगा जबलपुर में स्थित है नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट में
बंदर कूदनी, याद रखिएगा, बंदर कूदनी प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? बंदर कूदनी स्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जबलपुर में स्थित है। लेकिन जबलपुर में कहाँ स्थित है? तो ये बेड़ा घाट में स्थित है। तो बेड़ा घाट किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? आपके नर्मदा नदी पर। और याद रखिएगा दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है नर्मदा नदी के तिलवारी घाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं। क्लियर है? हमने क्या बात की कि दोस्तों जबलपुर में नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी में एक घाट है जिस घाट का नाम है तिलवारी घाट। क्या नाम है? तिलवारी घाट। और तिलवारी घाट में राष्ट्रपिता जिनका नाम होगा महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों जर्मनी के तानाशाही शासक हिटलर ने। क्लियर? तो महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं। यदि कल प्रश्न आता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। और कहाँ पर? तो जबलपुर में। और जबलपुर में कहाँ पर? तो नर्मदा नदी पर एक घाट है और जिसका नाम है तिलवारी घाट। तो दोस्तों वहीं पर महात्मा गांधी की क्या अस्थियां विसर्जित की गई हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे। साथ ही चैनल को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।